हेलो बच्चों, यस स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे। यस आज हम देखेंगे सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। प्यारे बच्चों इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें कुछ बातें हो चुकी है। यस सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस टू सॉल्यूशन एंड कुछ डेफिनेशन के बारे में, जैसे मोलारिटी, राइट, एंड छोटे छोटे और परिभाषाएं, दैट मीन्स मोलालिटी, और उसके अलावा आप लोगों को मिला होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी डिफिनीशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात समझेंगे, कुछ और डिफिनीशन को देखेंगे, राइट। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं जबरदस्त टॉपिक के साथ। यस आज हम हेनरी का नियम भी देखने वाले हैं। यस तो चलिए उठाए कापी कलम, हो जाए तैयार, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस तो बच्चों यहाँ पे चले बच्चों, तो आज हम देख रहे हैं कि नॉर्मलता, राइट। अब ये नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलिटी जिसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सिंपल जैसे मोलरता होता था, मोललता होता था, ठीक है, उसी प्रकार एक नॉर्मलता भी होता है। इसके अलावा अदरवाइज फॉर्मलता भी होता है, राइट। तो नॉर्मलता क्या होता है बच्चों? तरह की प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि नॉर्मलता को याद करना है तो आपको बस एक नया शब्द जोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स ग्राम तुल्यांकी भार, राइट। अब जब ग्राम तुल्यांकी भार देखेंगे उस विलेय पदार्थ को लेकर के, तो वहां पर वही उसकी उस बिलियन की नॉर्मलता को बताती है, राइट। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम यहां बात करते हैं कि एन, दैट मीन्स सिंपली देखा जाए तो एन का मतलब होता है सबसे पहले आपको WB और यहाँ पे इक्विवेलेंट, जिसे हम EB यानी कि उसका ग्राम तुल्यांकी भार बोल सकते हैं। और यहां पर हो जाएगा V इन लीटर, राइट। सिंपलीफाई करेंगे तो वाट WB बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EB एंड इंटू वाट 1000। यहाँ पे V को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा V इन किसमें, ml में हो जाएगा, राइट। किसमें हो जाएगा, ml में हो जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों एक नॉर्मलिटी का मतलब एक सिंपल वे में, राइट। चलिए अब यहाँ समझते हैं कि कौन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बातें हो जाए। वेयर आप देख रहे हैं कि WB दिया है। WB का मतलब क्या होता है, WB का मतलब क्या होता है, WB का मतलब होता है वाट विलेय पदार्थ का, क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ग्राम द्रव्यमान बोलेंगे, राइट, ग्राम द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा EB का मतलब होता है विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांकी भार, राइट। और जो भी होता है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं किसी बिलियन का आयतन, यानी कि उस बिलियन का आयतन। तो ये रहा सिंपली एक नॉर्मलता के बारे में, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो बात है, जो शब्द है कि तुल्यांकी भार, जो तुल्यांकी भार होता है इसका मतलब क्या होता है। अब एक नॉर्मलता तभी निकलेगा जब हम उस बिलियन में उस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार पता रहेगा। यानी जब तक आपको EB नहीं पता रहेगा तब तक आप नॉर्मलता नहीं निकाल पाएंगे, राइट। चलिए अब हम समझेंगे कि जो EB है, जो इक्विवेलेंट होता है, दैट मीन्स जो तुल्यांकी भार होता है, ये क्या होता है। चले बच्चों तो यहाँ पे एक जबरदस्त बातें होने जा रही है। अब ये तुल्यांकी भार, दैट मीन्स जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास, राइट, इक्विवेलेंट मास, जिसे कहेंगे तुल्यांकी भार। क्या बोलेंगे, तुल्यांकी भार, राइट। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है जरा समझेंगे। सिंपली अगर देखा जाए तो तुल्यांकी भार जिसका मतलब होता है कि एक वह द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एक ऐसा द्रव्यमान जो कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में 1 मोल से अभिक्रिया कर सकता है, कुछ इस प्रकार से। यानी कि किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, किसी पदार्थ की वह द्रव्यमान के रूप में मान सकते हैं जो कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में H+ आयन के 1 मोल से रिएक्शन कर सकता है। उस द्रव्यमान को, उस मास को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, दैट मीन्स तुल्यांकी भार। प्यारे बच्चों अगर सिंपली देखेंगे तो इसे हम E से डिनोट करते हैं, और E का मतलब होता है सिंपली एक फॉर्मेट की नजर में आएगा मैथमेटिकल प्रारूप में व्हाट मोलिक्यूलर मास बटा हो जाएगा वैलेंसी। ये जबरदस्त बात है, मोलिक्यूलर मास बटे वैलेंसी।
अब किसी भी तत्व का, किसी भी अणु का या किसी आयन का या किसी, यू बोलेंगे साल्ट, यू बोलेंगे एसिड, यू बोलेंगे बेस। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, और वहां पे आयन दैट मीन्स बैलेंसी क्या है, अगर उनका हम डिवाइडेशन करें तो वहां पे उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, सपोज आपको किसी तत्व का निकालना है, क्या निकालना है, किसी भी तत्व का आपको निकालना है तुल्यांकी भार। क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, अगर किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो वहां पे जो ई होगा वह ई बराबर होगा, तत्व के लिए होता है एटम, दैट मीन्स व्हाट फार्मूला फॉर इट, एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास बटे क्या लिखेंगे, वैलेंसी, राइट। प्यारे बच्चों आपको बता दें, सिंपल वे में देखा जाए तो मेन आपका फार्मूला क्या है, यही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको कन्वर्जन करना है, राइट। चलिए तो हम तत्व लेंगे तभी मजा आएगा जब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या निकालना है, सोडियम, तो सोडियम का तुल्यांकी भार, तो सोडियम का ई, तो ई का मतलब सोडियम का मास, तो मास मतलब 23। अच्छा, इसमें बैलेंसी कितना है सोडियम का, 1 होता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 23, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा 23। इसी प्रकार मान लीजिए आपको कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का ई क्या होगा, तो कैल्शियम का क्या होता है 40 एटॉमिक मास, और यहाँ पे जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे आप मिल जाएगा 20, राइट। कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपको अलग अलग जैसे आयन का निकालना है, सेकंड नंबर हम आयन की बात करते हैं, किसी भी आयन का कैसे तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, देखिए आपको एक चीज बता दें, तुल्यांकी भार हम क्यों निकाल रहे हैं, तुल्यांकी भार निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, अलग अलग प्रकार के फार्मूलेज यूज होंगे, तो वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, राइट। अच्छा आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो बच्चों आयन के लिए जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, आयन के लिए ई होता है व्हाट मोलेकुलर मास, दैट मीन्स आणविक द्रव्यमान या अणुभार बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास, एंड डिवाइडेशन करेंगे किससे, उस पे उपस्थित आयन से, उस पे उपस्थित चार्ज से, राइट। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की हम बात करते हैं, सल्फेट का निकालना है, आपको सल्फेट का ई निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहली बात सल्फेट का मतलब क्या होता है, सल्फेट में एक सल्फर है, तो एक सल्फर का कितना होता है 32 प्लस वाट 4 गो ऑक्सीजन है, तो आप क्या करना है 4 से गुणा करना है, और जब 4 से गुणा करेंगे किसमें, एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 4 का 16 चौके 64, और जब इसको जोड़ेंगे, और पहली बात इसमें 2 आयन है, चार्ज कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। आपको बता दें यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे तो 16 चौके 64, यहाँ पर हो जाएगा 96/2, और ये होता है 48 का रिजल्ट, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे जो ई निकला है किसके लिए, सल्फेट आयन के लिए, क्या निकला है 48, राइट। कितना निकला है 48। चले इसी प्रकार यहाँ पे Na+ का ई निकालना है, तो सिंपली क्या होगा, कुछ नहीं होगा 23 होता है, और यहाँ पे क्या होता है एक आयन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, राइट। इसी प्रकार Ca+2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, Ca+2 के लिए आप जानते हो अभी 40/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 20, कुछ इस प्रकार से। चलिए कुछ और लेते हैं ये रहा अभी तक तत्व का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे तीसरा, किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, अगर आपको लवण का निकालना है, लवण का तुल्यांकी भार, अगर लवण दिया तो उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, राइट। क्या करते हैं, लवण के लिए जो ई होता है मोलिक्यूलर मास कैपिटल M बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव, मतलब धनावेशों की संख्या, मोलिक्यूलर मास बटे धनावेशों की संख्या, राइट। अच्छा चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम ये कहते हैं NaCl, क्या लेंगे NaCl, तो NaCl का जो ई होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मोलिक्यूलर मास NaCl का क्या होता है, तो Na का मतलब होता है 23 और Cl का मतलब होता है 35.5, राइट। और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, तो Na जब अलग होता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन है,
तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, राइट बच्चों। यहाँ पे आएगा सामने आपको मिल करके आएगा वाट 58.5, राइट। और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा 58.5। Na2SO4 का ई निकालना है तो क्या होगा, राइट बच्चों। फिर वही बातें हैं, सबका पहले मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास Na2 वाट सोडियम हो जाएगा 23 दूना 46 प्लस सल्फेट, अकेले सल्फेट का होता है 96। सल्फेट का कितना होता है टोटल, यहीं पे भी निकाले हैं 96, तो यहाँ 96। अच्छा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, एक सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम वाला पॉजिटिव है तो 2 सोडियम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा इसका रिजल्ट मिलेगा 6 6 12, 12 का वाट 2 और यहाँ पे 9 4 13, 13 1 14, 142/2, 142 का मतलब होता है 71, राइट। तो बच्चों ये रहा एक ई किसका, Na2SO4 का। इसी प्रकार अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अभी दे रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपली बच्चों एम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, वाट किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 1 से, राइट। तो आप शायद इसका चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी कैल्शियम सल्फेट का ई निकालना है तो कैसे निकलेगा, फिर से एम बाई हो जाएगा कैल्शियम का 2 से डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा सपोज आपको निकालना है Al2 वाट SO4 का होल थराइस का, अगर आपको ई निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस आयन होता है। अच्छा 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 3 है, तो 2 3 6, तो बच्चों यहाँ पे m/6 कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो ये जो भी आपको दिए गए हैं फॉर्मेट, इसका आप आराम से बड़े आराम से आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ तुल्यांकी भार का मतलब, राइट। चले यहाँ पे एक आख और मॉडल देखेंगे, जैसे कि एसिड का कैसे निकालते हैं या बेस का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट। 2 चीजें रह गया है, एक है एसिड वाला, एक है बेस वाला, यानी कैसे अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे और कैसे हम क्षार का निकालेंगे, राइट। चले प्यारे बच्चों यहीं पे देखते हैं। चले बच्चों एक बात करते हैं चौथे नंबर करके कि अगर कोई अम्ल दिया है, ठीक है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या लिखेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार। प्यारे बच्चों अम्ल का तुल्यांकी भार का मतलब होता है E बटा हो जाएगा वाट m बाई बेसिसिटी, क्या हो जाएगा बेसिसिटी, राइट। या यूं बोलेंगे, इसका सेकेंड फॉर्मेट होता है m बाई फ्री, क्या बोलेंगे m बाई फ्री H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या, राइट, कुछ इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए, जैसे HCl है तो HCl का E मतलब क्या होगा, HCl का E का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली बात m बाई H प्लस की संख्या, तो m बाई H प्लस, तो m का मतलब होता है H का होता है 1 और Cl का मतलब हो जाएगा वाट 35.5, राइट। यहाँ पर हो जाएगा H प्लस की संख्या 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा वाट 36.5, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा एक HCl का E, राइट। चलिए इसके अलावा जैसे मान लीजिए वाट H2SO4 दे दिया हो तो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 का जो E होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले H2SO4 का अगर हम E निकालेंगे तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिया है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास सल्फेट का होता है कितना 96, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे तो 96 2 कितना होता है, हो जाएगा 98 प्यारे बच्चों, और 98 में 2 से डिवाइड करें क्या मिलेगा 49 यानी कि 49, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा एक अम्ल का मतलब, एक अम्ल का तुल्यांकी भार। अब यहीं पे अगर हम क्षार की बात करते हैं यानी कि बेस की बात करते हैं तो बेस के लिए क्या होगा जरा समझें, बेस के लिए क्या होगा जरा विचार करें, यहाँ पे जरा गौर करेंगे। अच्छा बेस की बात करते हैं तो बच्चों 5वें नंबर पर हो जाएगा क्षार का तुल्यांकी भार, क्षारक का तुल्यांकी भार, राइट। किसी क्षारक का तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है, तो बच्चों होता है E इक्वल टू वाट m बाई एसिडिटी, क्या होता है m बाई एसिडिटी, राइट। या यूं बोलेंगे m बाई OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या, यानी कितने OH आयन है, कितने OH आयन है, राइट। चलिए यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो E होगा क्या होगा
तो एम का मतलब होता है, ये हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, एक OH आयन है, एक OH आयन है मतलब 1 से, राइट। चलिए तो हो जाएगा 23 और 1 24, 24 36 10 40, प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 40, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा NaOH का E। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, या इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो क्या होगा बच्चों, इसका आप चाहे तो आसानी से E निकाल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। दैट मीन्स M बाय डिवाइड करेंगे वाट 2 से, और इसी प्रकार इसका अगर E निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाट M बाय हो जाएगा 3, राइट। कितना ईजी, आप चाहो तो आसानी से। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो और इसे आप समझ सकते हो, राइट। चले बच्चों, तो ये रहा एक वाट, एक इक्विवेलेंट का मतलब, एक तुल्यांकी भार का मतलब। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चले अब हम देखेंगे कुछ परसेंटेज को डिफाइन करेंगे, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, और उसके अलावा कुछ जनरलाइज करने वाले हैं, जैसे कि एक यूँ बोलेंगे मोलारिटी नॉर्मलिटी में संबंध क्या है, उसके अलावा कुछ और फॉर्मेट। यस, तो ये रहा बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं इक्विवेलेंट मास। इस प्रकार से आप अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, अगर आपको इतना क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होती है, आराम से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और जब भी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो आप उसे आप आसानी से। चले बच्चों, तो ये रहा यहाँ तक इक्विवेलेंट का मतलब, और मुझे लगता है कि आपको अब इक्विवेलेंट क्लियर हो चुका होगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ परसेंटेज को लेकर के, उसके बाद कुछ और जनरलाइज करेंगे, फार्मूलेस को कन्वर्ट करना, यूँ बोलेंगे अलग अलग रूपों में फार्मूलों को देखना। उसके बाद हम जस्ट सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे हेनरीज लॉ एंड उसका क्या मतलब है, हेनरी का नियम का उपयोग का मतलब क्या है। चले, तो यहाँ तक इसे शॉर्ट लें। यस, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो अब हम समझेंगे मास परसेंटेज क्या होता है, राइट। जिसे कहते हैं वाट, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या होता है जरा विचार करें तो, ध्यान से देखें तो किसी बिलियन के 100 ग्राम, 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित विलायक या विलेय, विलायक या विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है? यस। चलिए, सपोज ऐसा माना जाता है कि किसी विलयन में जो विलायक है, दो चीज तो रहेंगे, एक विलायक और एक विलेय, राइट। तो विलायक का द्रव्यमान ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। सपोज विलायक का द्रव्यमान WA है, राइट। एंड साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान WB है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, तो उस पोजीशन में जो विलयन होगा प्यारे बच्चों, जो विलयन का यूं बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत होगा, किसके बराबर होगा, विलयन में दो बातें, विलयन में या तो विलेय लिख सकते हैं तो विलायक लिख सकते हैं। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान बाय विलयन में उपस्थित कुल पदार्थों का विलयन में उपस्थित विलायक तथा बोलेंगे विलेय का कुल द्रव्यमान, राइट। क्या मतलब है, और इसे साथ ही साथ 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो फाइनली स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक मास परसेंटेज का मतलब, राइट। लिखना चाहे लिख सकते हैं। दैट मीन्स WB
बाय हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, राइट। तो ये रहा एक सिंपल मतलब, ये रहा एक मास परसेंटेज का मतलब। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, यस, जिसे कहेंगे आयतन प्रतिशत। बच्चों जब आयतन की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि उस विलयन में विलायक या विलेय पदार्थ का 100 ml होना जरूरी है। 100 ml आयतन का होना जरूरी है, राइट। प्यारे बच्चों, अगर आप बात करते हैं, सपोज 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन में 2 घटक, घटक ए और घटक बी, 2 तरह से घटक होते हैं, राइट। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। सपोज आपको निकालना है किसका? घटक ए का वाट आयतन प्रतिशत। क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा वाट, घटक ए का मतलब भी ए, वाट इन डिवाइडेड बाई कर देंगे भी ए प्लस भी बी, राइट, इनटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा सिंपली जिस प्रकार आपने क्या निकाला था, द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे आयतन प्रतिशत मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है, दैट मीन्स क्या आता है? पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका फुल फॉर्म होता है वाट पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है कि एक पीपीएम जो होता है बच्चों, वाट यू बोलेंगे प्रति 10 लाख। क्या बोलते हैं? प्रति 10 लाख इसका मतलब होता है। सपोज अगर आपको किसी घटक का पीपीएम निकालना है, चाहे वो यू बोलेंगे कि वेट के लिए, दैट मीन्स द्रव्यमान के लिए या वॉल्यूम के लिए, तो सपोज आपको घटक ए का आपको निकालना है पीपीएम। क्या निकालना है? पीपीएम। तो प्यारे बच्चों घटक ए का जो पीपीएम होगा, सिंपली क्या करेंगे, चाहे वो डब्ल्यू वाला हो चाहे वो भी वाला हो, तो घटक ए के लिए डब्ल्यू ए बाई हो जाएगा वाट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 टू द पावर वाट 6 से, यानी कि यहाँ पे एक पीपीएम का मतलब निकल जाए। चले बच्चों, एक हम फॉर्मेट समझते हैं नॉर्मेलिटी को लेकर के। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एम इनटू वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी, राइट। प्यारे बच्चों इसका अगर हम मतलब जानेंगे ये क्या होता है और ये है क्या, तो बच्चों यहाँ पे 2 चीजें आपको नजर आ रहा है। पहली बात है एम, दैट मीन्स नॉर्मेलिटी होती है, और एम का मतलब क्या होता है? मोलारिटी होती है, राइट। तो अगर इन दोनों का मतलब जाने तो एम का मतलब होता है वाट, इसका फॉर्मेट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी डब्ल्यू बी बाई वाट एम बी इंटू वाट 1000 इंटू भी होता है। और यहाँ पे 2 बातें हैं, पहली बात है तो एम होगा, दूसरी बात है एन होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर एन की बातें करते हैं, राइट, तो एन का मतलब होता है वाट डब्ल्यू बी बाई ई बी, राइट, इंटू वाट 1000, और यहाँ पर भी हो जाएगा भी, राइट। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक काम करें, इसको V1 मान लें, इसको क्या मान लें? V2, राइट। तो बच्चों M और N का संबंध कुछ ऐसा बनेगा, इसी को मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करें तो क्या मिलेगा? M का इसमें गुणा होगा, तो बच्चों हो जाएगा M इंटू वाट एम बी इंटू वाट V1 इक्वल टू हो जाएगा हेलो डब्ल्यू बी इंटू 1000, राइट। प्यारे बच्चों सपोज इसको एज्यूम कर लें फर्स्ट इक्वेशन, राइट, और इसको यहाँ पे भी ऐसा गुणा करें तो हो जाएगा एन इंटू वाट ई बी इंटू वी टू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000, राइट। एज्यूम करें कि क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या दिख रहा है? ये दोनों कॉमन बात है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा वाट एम इंटू वाट एम बी इंटू वी वन इक्वल टू हो जाएगा इसका लेफ्ट वाला साइड एन इंटू ई बी इंटू वी टू, राइट। बच्चों यहां पे अगर अज्यूम करें इफ यदि वॉल्यूम सेम आ गया, V1 और किसके? V2 के बराबर हो गया, तो इस पोजीशन में क्या होगा? इस पोजीशन में m इंटू वाट एम बी वाट इंटू V1 इक्वल टू एन इंटू ई बी इंटू V2। जब वॉल्यूम सेम हो तो V1 कर देंगे, दैट मीन्स इसको कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। अच्छा क्या बचेगा? m इंटू एम बी इक्वल टू एन इंटू ई बी, राइट। चले इसको जरा समझते हैं
क्या होता है, m इंटू एम बी इक्वल टू दिया हुआ है वाट n इंटू ई बी, राइट। प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट आप जानते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, n इंटू इक्विवेलेंट का मतलब होता है किस मास बाय बैलेंसी, क्या होता है मास बाय बैलेंसी। तो मास किसका b का, तो मास बाय बैलेंसी। यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट लिखेंगे कुछ ऐसा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा m इंटू वाट एम बी, और यहाँ एम बी से एम बी हो जाएगा कैंसिल आउट बच्चों, बच जाएगा m इंटू वाट एन बाय बैलेंसी, राइट। क्या हो जाएगा n बाय बैलेंसी, राइट। अच्छा यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे लाना है आपको n इधर लाना, तो जब आप n इधर लाओगे तो हो जाएगा फाइनली m इंटू बैलेंसी, क्या हो जाएगा m इंटू बैलेंसी। तो देख लो जरा क्या फॉर्मेट मिला, हेलो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर मिला कुछ इस प्रकार से। तो ये है नॉर्मलता और मोलरता में दोनों का एक बीच का मतलब एक बीच का हिस्सा, राइट। चलो बच्चों तो हम समझेंगे व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी। एक सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है और उस पे क्या मतलब एक सॉल्युबिलिटी इन द व्हाट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कुछ इस प्रकार से एक विलेयता को प्रभावित कैसे किया जा सकता है और एक विलेयता का मतलब क्या होता है, राइट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपली अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि विलेयता दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी, राइट। अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर, किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी को लेकर बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों जिसे आप हिंदिया में कहोगे विलेयता, क्या बोलोगे विलेयता। अब ये विलेयता क्या होता है, तो बच्चों जब विलेयता की बातें आए तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर कोई पदार्थ विलेय हो रहा है, कोई पदार्थ घुल रहा है, तो उस पोजीशन में सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। सिंपली आप चाहो तो लिख सकते हो, यस मैं बोल रहा हूं 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी पदार्थ का विलेय होना उस विलयन की विलेयता कहलाती है। यस तो चलिए अब सिंपली अगर देखा जाए तो यहां पर एक सॉल्युबिलिटी को लेकर के, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्यारे बच्चों आप बता दें, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का विलेयता किसमें, एक जल में, एक द्रव में, एक पानी में कैसे होगा। जैसे दैट मीन्स CaCO3 जो कि एक सॉलिड होता है, और बच्चों जब इसको द्रव में डालेंगे तो ये अपने अपने आयन में टूटता है, दैट मीन्स Ca+2 में टूट जाता है और यहाँ पे CO2-2 के आयन में टूटता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए CaCl2 लेते हैं तो ये भी क्या होता है, अपने अपने आयन में कुछ इस प्रकार से टूट जाता है, राइट। तो ये एक द्रव में, ये एक लिक्विड में एक सॉलिड का सॉल्युबिलिटी है, राइट। इसके अलावा अगर यहाँ पे इसके ग्राफ की बात करें, दैट मीन्स ग्राफ में क्या होगा बच्चों, ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे ले लेंगे टेम्परेचर और यहाँ ले लेंगे सॉल्युबिलिटी। चलो बच्चों यस तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ दिख रहा है आपको, जिसमें एक है कॉन्टिन्यूअस कर्व, एक है डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व। प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, मतलब एक लगातार वृद्धि होना, एक लगातार डाउन होना। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो कि फिक्सड नहीं है, डाउन हो सकता है, घट सकता है, कभी डाउन तो कभी क्या अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कुछ ऐसा। चले बच्चों यस तो यहाँ पर आपको दो ग्राफ दिख रहा है, दो अलग अलग ग्राफ है जिनका दो अलग अलग मतलब है, राइट। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो एक सॉलिड में जब विलेयता होता है तो उस विलेयता पे इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे घटेगी। कुछ इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। और इस ग्राफ में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे NaCl KCl जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग सॉलिड के रूप में है जो कि अलग अलग आयनों में टूटते हैं और इनका एक सॉल्युबिलिटी प्रोसेस ऐसे बढ़ता है और ये घटता है जैसा ग्राफ में दिख रहा है, राइट। यहाँ पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व में बताया जा रहा है कि Na2SO4 जैसा कि देख रहे हैं अपर हुआ है फिर से डाउन हुआ है, तो अपर के समय H2O जिसमें लिक्विड मटेरियल ज़्यादा है और डाउन के समय H2O की मात्रा नहीं है, मतलब ये होगा कि इस पोजीशन पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुआ है फिर से सॉल्युबिलिटी घट गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक अलग वक्र मिल रहा है। तो इस प्रकार
एक सॉलिबिलिटी एक विलेयता एक सॉलिड के लिए, एक ठोस के लिए कुछ ऐसा समझा जा सकता है। चले बच्चों, तो यही हम समझते हैं कि अगर हम एक सॉलिबिलिटी को देखते हैं, दैट मीन्स एक सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, राइट। अब एक गैस का सॉलिबिलिटी क्या होगा लिक्विड में, राइट। चले बच्चों, तो समझते हैं कि अगर हम एक लिक्विड की बात करते हैं, दैट मीन्स H2O आप जानते होंगे, ठीक है, और इसमें CO2, अभी CO2 क्या है, एक गैस होता है जो कि ज्यादा जल में घुलता है, राइट। बनेगा एक फॉर्मेट बनेगा H2CO3, क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। प्यारे बच्चों, आपको बता दें ये एक लिक्विड है, क्या है, यह एक लिक्विड है और ये क्या है, एक गैस है। एक गैस का हमने क्या किया, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कराया। तो अगर हम बात करते हैं कि जो जल में ज्यादा घुलने वाले, दैट मीन्स H2O में, अगर कोई आपसे पूछे कि H2O में ज्यादा से ज्यादा घुलने वाली गैस क्या होती है, गैस, तो बच्चों आप सिंपली बता सकते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, सबसे पहले CO2, इसके अलावा NH3, इसके अलावा H2S गैस, राइट। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अब हम देखते हैं कि एक जल में इन गैसों का कैसे घुलन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, एक जल दैट मीन्स H2O में अगर हम ध्यान से देखें, जैसे NH3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे H2O का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये, और इसमें जुड़ जाएगा, इसमें वाट NH3 से एक H कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो ये होता है जल के भीतर वाली प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि वास्तव में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है किसी लिक्विड के भीतर, वो उसमें क्या पहचान है या क्या मेन मुद्दा क्या है, कैसे क्या घुलता है, या अगर अनेक प्रकार की गैसें घुलती हैं तो उनका हम ये कैसे जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा या सबसे पहले कौन घुलेगा। प्यारे बच्चों, उसके लिए एक मतलब होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद ही बताएं कि अगर H2 दिया हो, O2 दिया हो एंड N2 दिया हो, तो इसमें ज्यादा पहले कौन घुलेगा। इसमें एक रीजन है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, H2 O2 N2, इसका हम निकालेंगे M, क्या निकालेंगे, M निकालेंगे, राइट। प्यारे बच्चों, इसका M क्या होगा, तो बच्चों H2 मतलब इसका 2M होगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाट 16 का होता है तो 2 का हो जाता है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 28 यानी कि 28, राइट। बच्चों, यहाँ पे सबसे अधिक ऑक्सीजन का 32, तो सबसे पहले घुलेगा O2, राइट, इसके बाद घुलेगा N2 और इसके बाद घुलेगा H2, राइट। तो ये है एक सॉल्युबिलिटी का मतलब, इस प्रकार आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज टोटल डिपेंडेड ऑन वाट मोलिक्यूलर मास। प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे वाट सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेड ऑन मोलिक्यूलर मास, कैपिटल M, राइट। तो ये रहा एक सॉल्युबिलिटी का मतलब। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि एक नियम मिलेगा आपको यहाँ पे, एक हेनरी का नियम, बहुत प्रसिद्ध नियम है, हेनरीज लॉ। यस, इसी के साथ हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर का। यस, हेनरीज लॉ। चलो बच्चों, समझते हैं अब हेनरी का नियम, इस लेक्चर का लास्ट हेडिंग, बहुत जबरदस्त हेडिंग, बहुत जबरदस्त टॉपिक। चलिए देखते हैं क्या है। स्थिर ताप पर किसी द्रव, दैट मीन्स विलायक बोल सकते हैं, में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई विलायक लेते हैं या कोई विलयन लेते हैं, कोई लिक्विड मटेरियल लेते हैं, तो उसमें घुलने वाला जो पदार्थ है, जो गैस है, अगर गैस का द्रव्यमान स्मॉल m मान रखे हैं, तो यह आरोपित दाब दैट मीन्स P के समानुपाती होगा, राइट। चलिए अगर हम इसी को सिंपलीफाई करें, दैट मीन्स क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा KH हेनरी कांस्टेंट के रूप में, राइट, कुछ इस प्रकार से। बच्चों, अगर इसको हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन के रूप में, किस में देखते हैं, एक मोल फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन में आपको मिल जाएगा वाट PA प्रोपोर्शनल टू XA, राइट।
और यहाँ पे बच्चों पी ए को सिंप्लीफाई करेंगे तो वाट पी ए इसकल टू हो जाएगा के एच एक्स ए, राइट। कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ध्यान से विचार किया जाए तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या स्मॉल एम क्या है, पी क्या है, और यहाँ पे के एच दैट मीन्स हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्स ए एंड पी ए, राइट। चलिए इनका मतलब लिखते हैं। तो बच्चों ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है घुली हुई गैस का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा ये क्या है, आंशिक दाब, आंशिक दाब, ठीक है। के एच होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है मोल प्रभास, दैट मीन्स मोल अंश बोल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, घटक ए के लिए, और यहाँ बच्चों हो जाएगा घटक ए का यानी कि आंशिक दाब, यहाँ पर भी लिखेंगे आंशिक दाब, ठीक है। चलिए तो ये रहा इसका मतलब। अच्छा अगर यहीं पे अगर हम ध्यान से देखें तो अभी आपने निकाला है पी ए इक्वल टू वाट के एच एक्स ए के रूप में। प्यारे बच्चों एक्स ए की बात करते हैं तो किसी भी घटक का दैट मीन्स अगर एक्स जी लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एन जी बाय उस बिलियन में उपस्थित वाट एन जी एन वाटर ले लिया, क्या लिया, एन वाटर यानी कि H2O ले लिया। कुछ इस प्रकार से एक विलयन में विलेय और विलायक, दैट मीन्स प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है, जिसकी मात्रा एक क्या है अधिक है और एक क्या है कम है। तो एक हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हमने क्या किया, इस एन जी को नेगलेक्ट कर लिया तो क्या बचेगा, फाइनली बच जाएगा एक्स जी के रूप में वाट एन जी बाई एन H2O, राइट। अब बात आती है एन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एन का मतलब होता है W बटे एम। क्या होता है, W बटे एम। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो NH2O के लिए क्या हो जाएगा, तो बच्चों NH2O का मतलब होता है यहाँ पे W दैट मीन्स 1000 लेंगे और यहाँ पे 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, लगभग 55.55, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा फाइनली एक्स जी का वैल्यू वाट एन जी बाय 55.55, राइट। और इसी वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में डालें तो क्या होगा, तब यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आएगा। अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे डालें तो क्या हो जाएगा, तब पी ए इक्वल टू हो जाएगा वाट हो जाएगा के एच, यहाँ पर के एच एन जी बाई वाट लिख सकते हैं 55.55, राइट। तो ये रहा इसका जनरल मतलब, ये रहा इसका कन्वर्जन। यूँ बोलेंगे कि जब हम मान को भरते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं।